Hello students, we have discussed nutrition in different organisms in the previous lecture, and in this lecture we will discuss about the respiratory processes. Respiratory processes. So now what is respiration? I will define the respiration. The process of releasing energy from the food material is known as respiration. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन इसकी दिख रही है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड मटेरियल इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। इतना सिंपल ये नहीं होता। मतलब ये है कि किस तरह से जो फूड मटेरियल हमने इनटेक किया है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने डाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि फूड मटेरियल बॉडी के अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो इन सब प्रोसेसेस के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, ये प्रोसेस ही रेस्पिरेशन कहलाती है। फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डू दिस प्रोसेस इन डिफरेंट वेज. For example, some use oxygen to break down glucose completely into the carbon dioxide and water, and some use other pathways which do not use oxygen. कुछ ऑर्गेनिज्म में तो जो है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन होता है. तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एक्चुअली नॉर्मली इन ऑक्सीजन into the cells, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste products from the body. जनरली जैसे कि अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन क्या काम कर रही है, फूड को ब्रेक डाउन करने का, बर्न करने का काम कर रही है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उसमें से रिलीज़ कर देते हैं. फूड जब ब्रेक डाउन हो रहा है, जब बर्न हो रहा है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसमें से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं. तो ये सब कुछ क्या है, एनर्जी प्रोवाइडिंग जो प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन कहलाती है. सो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इज़ वेरी एसेंशियल प्रोसेस फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. सभी केसेस में रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट. ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. तो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. क्या है कि मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप जो रेस्पिरेशन का होता है वो है ग्लूकोज. जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट के अंदर. ग्लूकोज का फार्मूला आप लोगों को पता है, C6H12O6 और C6 यानी कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर. ये टूटता है तो पायरुवेट बनता है, जिसमें कि एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन होते हैं. तो ऐसे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज के टूटने से बनते हैं. एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है. सभी ऑर्गेनिज्म में एक जैसी होती है, यानी कि ग्लूकोज से लेके पायरुवेट तक के बनने की प्रोसेस सब ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी. बेशक वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए या फिर वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में होगा. इसके बाद पायरुवेट का ब्रेकडाउन जो कि नेक्स्ट स्टेप है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है. जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, पायरुवेट बन गया ग्लूकोज से, इसके बाद ये पायरुवेट भी तो फर्दर आगे ब्रेकडाउन होगा. ये ब्रेकडाउन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है. कैसे? जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म में पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि कुछ में ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. तो इसी प्रोसेस को बेस लेकर रेस्पिरेशन को भी 2 टाइप्स में बांट दिया गया है. ये जो प्रोसेस है कि भी कुछ में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है ऑर्गेनिज्म, कुछ में ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है. इस प्रोसेस को बेस लेकर ही रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में बांट दिया गया है. ये 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. पहले भी शायद आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में. एरोबिक का मतलब, जहाँ भी वर्ड एरोबिक आ जाता है उसका मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जहाँ भी वर्ड एनारोबिक आ जाता है इसका मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे. द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ एरोबिक रेस्पिरेशन को तो ऐसे करूँगी कि द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में साफ दिख रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है.
पायरुवेट से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन पायरुवेट का हो रहा है और क्या चीज़ बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, प्लस एनर्जी जनरेट हो रही है। तो ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। हम ये भी कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट माइटोकॉन्ड्रिया है। जबकि आइए सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सेकंड टाइप पर आते हैं रेस्पिरेशन की, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड द सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, और ये ईस्ट में जनरली देखने को मिलता है। ये जो सेकंड रेस्पिरेशन है इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है पायरुवेट के ब्रेकडाउन के लिए, जनरली ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा ये आपको, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड दिख रहे हैं। अब लैक्टिक एसिड, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो बन रहे हैं इंग्रेडिएंट्स वो देख रहे हैं आप लोग, कंपोनेंट्स क्या क्या बन रहे हैं, इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह से अगर कभी ऑक्सीजन की बहुत ही कम कंसंट्रेशन मौजूद है बॉडी के अंदर, उस कंडीशन में भी पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है। और ये कंडीशन कहाँ पर जनरेट होती है, इन अवर मसल सेल्स। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेने से क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, मसल्स के अंदर पेन होने लग जाता है, 2-3 दिन तक वो पेन बना रहता है। क्यों बना रहता है, बिकॉज वहाँ पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा विगरसली इस्तेमाल हो गया है जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके अंदर, क्योंकि एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा हो रही है उतनी ज़्यादा एकदम से जो रिक्वायरमेंट बॉडी को एनर्जी की बढ़ रही है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो वो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही उस पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू होगी वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाता है, लैक्टिक एसिड का बन जाता है। धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड जब डिजोल्व हो जाता है तो वहाँ पर पेन भी डिजोल्व हो जाता है और ऑक्सीजन वापस आ जाती है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होती है मसल सेल के अंदर जबकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो जो बन रहा है मॉलिक्यूल वो है लैक्टिक एसिड, प्लस एनर्जी हर कंडीशन में जनरेट हो रही है। एरोबिक में ज़्यादा जनरेट होती है, एनारोबिक कम जनरेट होती है, और जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है इसमें भी कम जनरेट होगी, लेकिन एनर्जी जनरेट सभी कंडीशंस के अंदर, सभी स्टेप्स के अंदर होती है। और इन सब प्रोसेसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो रिलीज्ड एनर्जी जो है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे हम इन सब प्रोसेसेस को, तो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज एटीपी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है तुरंत एक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तुरंत एक मॉलिक्यूल बना देती है, इसका नाम है एटीपी। फुल फॉर्म है इसकी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में। एटीपी क्या है, दिस इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी एक्चुअली। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है एंड दिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो एटीपी मॉलिक्यूल है ये एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है सभी एक्टिविटीज़ के लिए सेल की, एंड एटीपी इज़ एनर्जी करेंसी फॉर मोस्टली सेलुलर प्रोसेसेस। ज़्यादातर जो सेलुलर प्रोसेस है उन सब के लिए एनर्जी करेंसी का काम कौन कर रहा है, एटीपी कर रहा है। So the energy is stored in the form of ATP molecule in the cells. Actually, in the cells, all the molecules of ADP are present. ADP has low energy content. ATP पहले बोला मैंने, अब मैं बोल रही हूँ ADP। सभी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ADP होता है। ADP क्या चीज़ है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो साइटोप्लाज्म में क्या पड़े होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हमेशा पड़े रहते हैं एडीपी के, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के। सीधी सी बात है, एडिनोसिन के साथ जब 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच हैं तो वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। एडिनोसिन मॉलिक्यूल के साथ जब 3 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के मौजूद हैं, जब अटैच हैं तो वो एटीपी बन जाता है। पर मैं बात कर रही हूँ कि साइटोप्लाज्म में एटीपी नहीं एडीपी पड़े हुए होते हैं, और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स भी बहुत सारे पड़े हुए होते हैं। तो जब एटीपी किस तरह से बनता है, हाँ, एटीपी जो है वो लो एनर्जी कंटेंट है, जबकि सेल्स को क्या चाहिए होता है, हाई एनर्जी कंटेंट चाहिए होता है। हाई एनर्जी कंटेंट किसके अंदर होता है, एटीपी में पाया जाता है। ठीक है, जो हाई एनर्जी कंटेंट है वो एटीपी के अंदर पाया जाता है। सो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used to make ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. साइटोप्लाज्म में जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा हुआ है, इन दोनों को मिलाकर ATP बन जाता है। जो एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान, वो एनर्जी क्या काम कर रही है, इस ATP को बनाने में काम रोल है उसका। तो जो एनर्जी फूड के ब्रेकडाउन से या रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हुई है, वो एनर्जी क्या काम कर रही है, ADP प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल को
कंबाइंड करके एटीपी को सिंथेसाइज कर रही है, विच इज़ ए हाई एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल. When the cells need energy, then ATP can be broken down during the respiration. When the cells need energy, ATP can be broken down during the cell respiration using water and release again energy. ATP जब बन रहा था तब भी एनर्जी का इस्तेमाल हुआ था, तो ये एटीपी जब ब्रेक डाउन होगा तो नेचुरली एनर्जी इसके अंदर है और वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी. और जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, जिस काम के लिए भी सेल को एटीपी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी उसे प्रोवाइड करा देगा. ठीक है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नाउ वी कम टू द पॉइंट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इससे पहले आप लोगों को जस्ट रेस्पिरेशन के बारे में पता ही है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस क्या हैं. एक्चुअली रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती हैं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज होता है सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि अभी आपने पढ़ा है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँगी तो उसका मतलब होता है एयर का अंदर जाना और बाहर निकलना, एयर इन एंड एयर आउट. ठीक है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एयर इन एंड एयर आउट. एयर इन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी है, हमारी बॉडी के अंदर गई है थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, थ्रू लंग्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है दैट इज़ एयर आउट. तो ये जो रेस्पिरेशन है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर. आप थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे हम. तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. ये सेकंड स्टेप है एक तरीके से. तो जो एयर आपने इनहेल करी है, ऑक्सीजन मान लीजिए आपके लंग्स के अंदर गई है, अब लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे जा रही है, और बॉडी पार्ट में जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो बाई प्रोडक्ट बने उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उन बॉडी ऑर्गन से बाहर निकल के लंग्स में होती हुई हमारी नॉस्ट्रिल से बाहर कैसे निकल रही है. दिस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. ये कैसे हो रहा है? ठीक है. और जो थर्ड स्टेप है रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस का, वो है इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं. तो इंटरनल जो रेस्पिरेशन है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ए सेलुलर रेस्पिरेशन. इसमें वही चीज़ जो अभी आपने जिस पढ़ा है कि कैसे ग्लूकोज से पायरुवेट बना, कैसे पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बना या इथेनॉल बना है, तो ये सब चीज़ क्या किसके अंदर आप स्टडी करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर. ठीक है. तो सबसे पहले जो है हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. जैसे कि आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सीक्वेंस में आप ये देखिए, ये एक फ्लो चार्ट टाइप से दिखा रखा है कि ये पार्ट्स जो हैं सामने जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं सीक्वेंस में आते हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है नॉस्ट्रिल्स. ठीक है. उसके बाद दिख रहा है नेजल पैसेज, उसके बाद है नेजल कैविटी, फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई और लंग्स, देन ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई. तो ये सारे जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 ऑल जिस सीक्वेंस के अंदर हैं, यही हमारा मिलकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर आपको दिख रहा है नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल क्या है? जो हमारा ऊपर वाला होठ है इसके ऊपर की तरफ एक पार्ट होता है जिसे जो दो होल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये नॉस्ट्रिल्स हैं जिनमें से कि आप एयर को इनहेल कर रहे हो. ठीक है. इससे आगे का जो पार्ट है वो क्या है? नेजल चैम्बर है. वो इसे आप नेजल कैविटी भी कह सकते हो, इसे नेजल चैम्बर भी कह सकते हो, और एक पैसेज लाइक स्ट्रक्चर होती है इसलिए इसको नेजल पैसेज भी बोल देते हैं. ये नेजल पैसेज जो है वो आगे जाकर कहाँ पर ओपन हो रहा है? नेजोफेरिंग्स नाम का एक पार्ट होता है ये नेजल चैम्बर, उस नेजोफेरिंग्स के अंदर जाकर ओपन होता है. ठीक है. नेजोफेरिंग्स नाम का एक पार्ट है ये चैम्बर, उसमें जाकर ओपन हो रहा है. अब नेजोफेरिंग्स क्या चीज़ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेजोफेरिंग्स के बारे में आपने सुना होगा कि नोज से लेके स्टार्ट होता है और विंड पाइप तक जाता है. जो फेरिंग्स है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नोज से स्टार्ट हो रहा है, पूरी पूरी विंड पाइप तक ये फैला हुआ होता है. एंड इट इज़ ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑल्सो. मतलब ये है कि रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ही पार्ट माना जाता है इसे. ये जो फेरिंग्स है इसे रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों का पार्ट माना जाता है, दोनों सिस्टम का पार्ट माना जाता है. फेरिंग्स रेगुलेट एक्चुअली द पैसेज ऑफ एयर टू द लंग्स. ये पूरे पूरे पैसेज को रेगुलेट कर रहा है. इट लीड्स इनटू लैरिंग्स थ्रू ग्लॉटिस. ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय ए लिड एपिग्लॉटिस. ये जो है
ये क्या है, आगे जाकर किस में मिल जा रहा है, लैरिंग्स में, यानी कि फेरिंग्स से अगला पार्ट जो हमारा आ रहा है वो लैरिंग्स है, ठीक है। लेकिन लैरिंग्स में जो ओपन हो रहा है वो एक पार्ट के थ्रू ओपन हो रहा है, वो है ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक कवर होता है, एक लिड होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो ये ग्लोटिस एपिग्लोटिस से कवर्ड होता है और फूड विंड पाइप में नहीं जा पाता। विंड पाइप, फूड पाइप, कल जो आपने पढ़ा था लेक्चर में वो था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आपने पढ़ा था वो क्या कहलाता है, फूड पाइप, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो फूड पाइप है, जबकि आज आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया के बारे में जो कि विंड पाइप है। इन दोनों को रेगुलेट करता है फेरिंग्स, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का कि इन दोनों को रेगुलेट कर रहा है। जिस टाइम पर हम सांस ले रहे हैं उस टाइम पर ये क्या काम करता है कि ग्लोटिस के कवर को उस पर बंद कर देता है। एपिग्लोटिस होता है उसका एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि जो फूड हम खा रहे हैं, हाँ जब हम फूड इनटेक कर रहे हैं उस टाइम पे जो फूड हम खा रहे हैं वो फूड सीधा फूड पाइप के अंदर जाएगा। विंड पाइप वाले एपिग्लोटिस कवर को ही बंद कर देता है ताकि वो सांस की नली में ना जाए और उसे चोक करके कोई परेशानी क्रिएट ना करे, ठीक है। तो ये फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लैरिंग्स आपका। लैरिंग्स के बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। क्या होता है लैरिंग्स, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है लैरिंग्स, जो साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। और ये आगे जाकर कहाँ पर ओपन हो रहा है, ट्रैकिया के अंदर ओपन हो रहा है। जो लैरिंग्स है ये क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स की जैसी स्ट्रक्चर होती है, साउंड प्रोडक्शन में इसका रोल होता है एंड इट लीड्स इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया में जाकर ये ओपन हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए कि ट्रैकिया क्या है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर साफ दिखाया गया है। ट्रैकिया भी एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, स्ट्रेट ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करी है, नेक, गर्दन से लेकर मिड थोरेसिक कैविटी। व्हाट इज मिड थोरेसिक कैविटी, थोरेक्स आपने रीजन का नाम सुना होगा। जो हमारा पूरा ट्रंक रीजन जो है, ये धड़ वाला पोर्शन जो होता है, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक तो ऊपर होता है चेस्ट वाला पोर्शन जिसे हम थोरेक्स बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी यही है। और एक होता है चेस्ट से नीचे का रीजन जिसे हम एब्डोमेन बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी होती है इसके अंदर। तो ये जो ऊपर चेस्ट वाला रीजन है, इसी के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स की जो सिचुएशन है, जो लंग्स सिचुएटेड है, वो इसी चेस्ट वाले रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है, जिसे कि हम थोरेसिक कैविटी कहेंगे। तो अब मैं बात कर रही थी ट्रैकिया की। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, नेक से लेकर मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड कर रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप जाकर देखेंगे इसके अंदर ब्रांचिंग हो रही है, मतलब ये दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हो गई है। ये दोनों ब्रांचेस क्या कहलाएंगी, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई बोल सकते हैं हम इनको। और ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो एक तो लेफ्ट लंग में चली गई है, दूसरी राइट लंग के अंदर चली गई है। जो ये क्या नाम ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई, दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुई है। प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाएंगी ये ब्रांचेस। और ये दोनों ब्रांचेस जो ट्रैकिया की हैं, ये किस में एंटर कर गई हैं, एक लेफ्ट लंग्स के अंदर और दूसरी राइट लंग के अंदर एंटर कर गई है। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई अंदर एंटर करिए, ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी और सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगी। सेकेंडरी फर्दर डिवाइड होगी, टर्शरी ब्रोंकाई बनाएगी। इस टाइप से फिर आगे जब इनमें और ज़्यादा बारीक डिवीज़न होना शुरू हो जाता है और पतली पतली जो ब्रोंकाई डिवाइड होती हैं उनको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। वो ब्रोंकियोल के अंदर डिवाइड हो जाती हैं फर्दर जो ब्रोंकाई हैं। अब ये जो ब्रोंकाई है ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। टर्मिनल ब्रोंकियोल मतलब ये कि ब्रांचिंग लगातार होती चली जाती है, एक बार हुई, दूसरी बार हुई, फिर तीसरी बार हुई, इस तरह से ये ब्रांचिंग होती चली जाती है। और एक चीज़ और है, इन ब्रांचेस के ऊपर ट्रैकिया से लेके जितने भी ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स वगैरह हैं, इन सब की कवर करता है एक सी शेप का स्ट्रक्चर जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है ना। जो ये ब्रोंकियोल्स है, ये ब्रोंकाई है, इनके चारों तरफ एक इनकम्प्लीट सी, इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से इसको कवर नहीं करा इन ब्रोंकियोल को या फिर ट्रैकिया को, एक इनकम्प्लीट सी शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है कि ये चौड़ा करके रखती है विंड पाइप को, यानी कि कोलैप्स नहीं होने देती है। और जो एयर आ रही है हमारे लंग्स के अंदर वो प्रॉपर वे में आराम से आ जाती है। अगर ये कोलैप्स होती है तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और विंड जो है या एयर जो है वो पूरी तरह से सफिशिएंट मात्रा में अंदर लंग्स में नहीं पहुंचती है और उस पोजीशन में सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इनका काम है, कार्टिलेजिनस रिंग्स का काम है कि विंड पाइप को ब्रॉड करके रखना ताकि एयर का पैसेज जो है वो क्लियर रहे, ठीक है।
अब जो ये ब्रांचिंग नेटवर्क आपने पढ़ा है, यानी कि शुरू में ट्रैकिया थी, उसके बाद जो ब्रोंकाई बना, उससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, उससे फिर ब्रोंक्यूल्स प्राइमरी सेकेंडरी बने, फिर ब्रोंक्यूल्स, ये सारा कुछ मिलाकर जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का ये सारा कुछ जो नेटवर्क है एक एक तरीके से, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं, हमारा लंग्स बनाते हैं, हमारे लंग्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है ब्रोंकाई का और ब्रोंक्यूल्स का इकट्ठा, ये सारा कॉन्स्टिट्यूट करता है लंग्स को। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लंग्स। द लंग्स आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। लंग्स के चारों तरफ एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरा बोलते हैं। और लंग्स की लोकेशन आपको बताई दी मैंने, थोरेसिक चैम्बर होता है, थोरेसिक चैम्बर के अंदर ही लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू द टर्नल ब्रोंक्यूल इज नोन एज द कंडक्टिंग पार्ट। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये ब्रोंकाई जहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जहाँ पर एंड अप हो रहा है, वहाँ टर्नल पोजीशन पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, टर्नल पोजीशन पर ये देखिए, ये एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई का काम क्या होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। एल्वियोलाई का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब तक जो आपने पार्ट पढ़ा था ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकियोल तक का, वो कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है, जबकि एल्वियोलाई क्या है, एक्सचेंजिंग पार्ट है हमारे लंग्स के अंदर। मैंने आपको स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, नॉस्ट्रिल, उसके बाद जो ट्रैकिया स्टार्ट हो रही है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं, ये सारा का सारा पार्ट क्या कहला रहा है, कंडक्टिंग। कंडक्शन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं। कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि जो गैसियस पार्टिकल्स हैं ये नॉस्ट्रिल से लेकर पूरे लंग्स तक पहुंचा दिए गए, लेकिन जो लास्ट पार्ट है लंग्स में ब्रोंक्यूल्स के बाद, वो लास्ट पोर्शन कहलाता है एल्वियोलाई। यहाँ तक आने के बाद एल्वियोलाई का फंक्शन बदल जाता है। उसका फंक्शन क्या होता है, अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल अंदर आया है, ऑक्सीजन वगैरह, इस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर कैसे पहुँचाया जाए। So this is the actually site of exchange of gases. What? Alveoli. Alveoli is the site of exchange of gases. ऑक्सीजन अंदर आ रही है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो ये क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient. ठीक है ना, so we can say that the movement of air into and out of the lungs, ये breathing है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना, ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क होता है। ब्रीदिंग क्या चीज़ है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर एयर का जाना, लंग्स से बाहर एयर का निकलना, दिस इज ब्रीदिंग सिंपली। लेकिन रेस्पिरेशन मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि जो फूड मटेरियल आपने इनटेक किया है, उस फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन के लिए, उसके ब्रेकडाउन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ये जो ऑक्सीजन इनहेल करी गई है ब्रीदिंग के दौरान। ब्रीदिंग के दौरान जो ऑक्सीजन इनहेल करी गई है, इस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो फूड हमने न्यूट्रिशन के दौरान लिया है, और ये प्रोसेस रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग का मतलब सिंपल इतना होता है कि एयर का अंदर आना हमारी बॉडी के, और एयर का हमारी बॉडी से लंग्स से बाहर निकलना, ये ब्रीदिंग है। लेकिन उस एयर के अंदर क्या था, ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को कैसे बॉडी ने इस्तेमाल किया है, सेल ने, और कैसे वो फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर रही है, उसकी मदद से बर्न कर रही है, तो वो कहलाता है रेस्पिरेशन। बर्न कर रही है, जलाना, जैसे कि आप समझ रहे हो, बर्न ही होता है एक्चुअली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी। आप जनरली वैसे भी अगर लकड़ी वगैरह लाओगे तो उसको जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारा जो फूड हमने इनटेक किया है उसको भी जलाने के लिए, यानी कि उसको ब्रेक डाउन के लिए भी एनर्जी की, इसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो मैकेनिज़्म जो ब्रीदिंग की है उसे हम कैसे स्टडी करेंगे कि ये 2 स्टेप के अंदर होती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इनके लिए एक और वर्ड है, इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी बोल सकते हैं, और एक्सपिरेशन को हम एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं। तो इनहेलेशन या इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो एयर है वो हमने इनहेल करी है, ठीक है, जो एयर है वो हमने इनहेल करी है। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स, inspiration is the process during which air is drawn into the lungs, while the expiration or exhalation is the process during which alveolar air is sent out. इंस्पिरेशन में एयर हमारी लंग्स के अंदर आई है, एक्सपिरेशन में एयर जो है वो हमारे लंग्स से बाहर
निकली है। इंस्पिरेशन कब होगा ये सब डिपेंडेंट होता है, जो इंस्पिरेशन हो रहा है या एक्सपिरेशन हो रहा है ये डिपेंडेंट होता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब जो प्रेशर का डिफरेंस जनरेट हो रहा है हमारे लंग्स और बाहर के एटमॉस्फेयर के बीच में। बाहर से जो एयर आ रही है लंग्स में भर रही है, ठीक है, उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है ऑक्सीजन की, और जो हमारी बॉडी के अंदर है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है। जिस तरफ ज़्यादा होती है उससे दूसरी तरफ वो मूव करने लगती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, जो कि आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़े थे। डिफ्यूज़न में आपने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाता है कोई भी गैशियस मॉलिक्यूल। भाई कोई भी मॉलिक्यूल जो है, दो कंडीशंस हैं, दो मीडियम है, एक मीडियम में कंसंट्रेशन गैस की बहुत ज़्यादा है, दूसरे मीडियम में कंसंट्रेशन गैस की बहुत कम है, तो वो किस तरफ ट्रैवल करेगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन वाली मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगा। तो इस कंडीशन में यही जो है इसको बेस लेकर ही यहाँ पर ये सारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। यानी कि लंग्स में जो आपने इनहेल करी है एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है जबकि बॉडी में कम होती है, तो लंग्स से ये डिफ्यूज़न के दौरान के थ्रू कहाँ चली जाती है, अंदर ब्लड के अंदर चली जाती है। इसी तरह से जो ब्लड सारा प्रोसेसिंग के बाद आया है, जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के बाद ब्लड वापस लंग्स में आया है, जिसे कि हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, जबकि जो एयर आपने इनहेल करी है लंग्स में, जो एल्वियोलाई तक एयर आई है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा नहीं है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। इस वक्त क्या होगा कि अंदर से जो ब्लड के अंदर जो आया है प्रोसेसिंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल कर लंग्स में चला जाएगा, तो इस तरह से ये एक्सहेलेशन हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को शो करती हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको रेस्पिरेटरी प्रोसेस में बताया था कि एक्सचेंज ऑफ ये जो इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा, एल्वियोलाई में। जैसे कि मैंने आपको कोई जस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम जब स्ट्रक्चर बताया था तो बताया था कि ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स ये सब मिलकर बनाते हैं कंडक्टिंग पार्ट, यानी कि कंडक्शन, या कि यहाँ तक तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है एयर का, लेकिन अगला जो पार्ट है एल्वियोलाई, जो कि एक स्वॉलन पार्ट है, एक बैलून जैसा पार्ट है, वो क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि यहाँ से गैस बाहर जाएगी और अंदर आएगी। ठीक है, तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई के थ्रू अंदर ब्लड में आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, कंडीशन होती है दोनों के लिए। और इनको ले जाने का काम कौन कर रहा है भाई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में पाया जाता है, उस मॉलिक्यूल का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट की खासियत क्या होती है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। कंडीशंस होती हैं, एल्वियोलाई के पास ऐसी कंडीशन होती है, एल्वियोलाई की जो सरफेस है इसके पास ऐसी कंडीशन होती है कि हीमोग्लोबिन फटाक से इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, और जब ये बाइंड कर जाता है तो उस मॉलिक्यूल का नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ डिफरेंट ऑर्गन में जाता है, जैसे ही ये किसी टिश्यू में ऑर्गन में जाता है वहाँ इसको बिल्कुल उल्टी कंडीशन मिलती है, जो एल्वियोलाई की सरफेस के पास कंडीशन थी उससे उल्टी मिलती है, तो एकदम से ये ऑक्सीजन वहाँ छोड़ देता है, फिर वापस आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, कंडीशन उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, फिर जब ऑर्गन में जाएगा वहाँ कंडीशन उल्टी मिलेगी और ऑक्सीजन वहाँ छोड़ देगा। इस तरह से सप्लाई कर रहा है ये ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ज़्यादातर जो 97% के करीब ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। 3% के करीब वो प्लाज्मा में ऐसे ही पड़ी रहती है ऑक्सीजन। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन सप्लाई कर रहा है। ठीक है, उसके साथ भी बाइंड होता है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल बना देता है, लेकिन वो सिर्फ 23 या 27% के करीब ही होता है, और ज़्यादातर 70% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर रहती है, और कुछ परसेंट 5-7% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के अंदर रहती है। तो ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलाई एंड आवर बॉडी, आवर ब्लड एंड टिश्यूज़। और एक चीज़ बता रखी है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो ज़मीन पे रहने वाले जीव जंतु हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं। तो ज़मीन पे रहने वाले जीव जंतु क्या किस तरह से यूज़ करें ऑक्सीजन को, जो एयर में ऑक्सीजन है, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, एयर में ऑक्सीजन को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में अगर चले जाएँ तो वो ऑक्सीजन हमारे काम की नहीं है। जबकि एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ पानी वाली ऑक्सीजन को ही इस्तेमाल करता है, उसके लिए एयर की ऑक्सीजन का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को
ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। क्यों ज़्यादा चाहिए होती है? इसीलिए इनके अंदर ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर ब्रीदिंग रेट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि इनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो होती है डिजॉल्व्ड फॉर्म में, जिसे कि हम DO बोलते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमेशा कम होती है एयर में ऑक्सीजन की तुलना में। जो एयर में हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिल रही है एयर के थ्रू, वो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में, उसकी कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है बजाय कि पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी तुलना में। इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी करेगा ही, वो ऑक्सीजन लेकर अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी करेगा ही। उसकी बॉडी की जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसे तो पूरा उसको करना ही है। उसके लिए वो ज़्यादा ब्रीदिंग करना शुरू कर देता है, जल्दी ब्रीदिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इतना ही जानेंगे हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग। नाउ वी कम टू द पॉइंट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। दिस इज द लास्ट पॉइंट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को भी हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं बस बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में एक चीज़ बता दूंगी कि रेस्पिरेशन जो प्लांट्स के अंदर होता है वो एनिमल्स की तुलना में थोड़ा सा सिंपल होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है? ठीक है, जो सेलुलर एक्सरसाइज हो रही है अंदर, सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है और गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इन सब का मिला जुला रोल होता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर कैसे हो रहा है? स्टोमेटा, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। लीव्स में पाए जाते हैं स्टोमेटा, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनसे कि कोई भी गैस अंदर आ सकती है, कोई गैस बाहर निकल सकती है। जनरली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक्सचेंज होता है। लेंटिकल्स भी पोर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि तनों में पेड़ के पाए जाते हैं, स्टेम्स के अंदर पाए जाते हैं। इनके थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है। रूट की सरफेस भी एक्सचेंज करती है। तो ये कुछ साइट्स हैं जो प्लांट्स के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही हैं, जिसके थ्रू की गैसेस बॉडी के अंदर या बाहर जा रही हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर रही हैं। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर।